हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। बट क्या है कि अब से यानी कि आज से हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? कुछ क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब यूपी पीजीटी का और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाले कुछ टाइम में कंफर्म हो जाएगा कि कब होना है। जो भी होगा जल्दी से जल्दी ही होगा। और आपकी एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, ये सब भी शायद आने वाले 1-2 महीने में फॉर्म देखने को मिल जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते क्या करते हैं हम लोग, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस चलेगी आपकी, ये टॉपिक वाइज ना कह के हम यूँ कहें चैप्टर वाइज चलेगी। ठीक है? तो हम एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आएँगे और वो करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे ही हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटॉपिक पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है और ये हिंदी में भी दिया हुआ है। निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक और समस्थानिक युग्म पहचानिए। देखिए, जिन स्पेसीज में सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। और आइसोटॉपिक का मतलब क्या है कि उनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम होने चाहिए। ठीक है? एटॉमिक नंबर सबसे पहले हमें बेसिकली दिखेगा। यहाँ पे देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका होगा 18। ये आपका क्या हो रहा है, समस्थानिक तो बन नहीं रहा है। दूसरे में आ जाइए, इसका 19 और इसका भी 19 होगा। ठीक है? एटॉमिक नंबर इनके सेम है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। माने कि ये आइसोटॉपिक बन गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब के प्लस और के प्लस, यानी कि दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करके प्लस बनाया हुआ है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मीन्स कि हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एन अल्फा पार्टिकल इज, एक अल्फा कण होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए देखेंगे, हाइड्रोजन एटम डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन है अ हीलियम आइसोटॉप। सी है अ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डी है अ सिंगली हीलियम एटम, सॉरी आयन। हिंदी में है। देखिए ऑप्शन आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप हिंदी में ऑप्शन लिख सकते हैं और इंग्लिश में सुनते रहिए। क्वेश्चन में दोनों हिंदी और इंग्लिश में पढ़। तो अल्फा पार्टिकल ये 2He4 होता है, हीलियम। और यहाँ से जब आप दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हो, यानी कि हीलियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, तो इसी को यानी कि आप जनरली बोलते हो क्या, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिख रहा है, अ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड एज, आई एम सॉरी, टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड एज 20A 40 and 35B 80. The ratio of neutrons present in the atoms of these elements is, दो तत्वों को, एक A है और एक B है, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों का अनुपात। तो भाई देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो 40 माइनस 20 कर दोगे तो 20 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना? और इसमें आ जाओगे तो अगर 80 में से 30 हटा दो तो 50 आया, 50 में से 5 और हटा दो तो 45 यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इनका रेशियो बताना है तो 20:45। ये अगर 5 से डिवाइड कर दो तो 5 4 जा एंड 5 9 जा, 4:9 का रेशियो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज
करेक्ट फॉर कैथोड रेज? निम्न में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है? ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो जाती है, इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका द कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो बिल्कुल भाई बात सही है, कैथोड से एनोड की साइड में कैथोड रेज मूव करती हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इनमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है, ये अपने पाथ से मूव कर जाती हैं। तो अगर इनका अब्सेंस होगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। The characteristics of cathode rays depend on the material of electrodes and the nature of the gases present in the cathode rays tube। देखिए, ये बात सही नहीं है, ठीक, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, ये कैनाल रेज के लिए होती हैं, कैथोड के लिए नहीं होती हैं। अगला पढ़ लेते हैं, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये भी सही है, इसका मतलब आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। होप कि समझ में आया होगा आपको। हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट जैसे इसका सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हमें पूरा चैप्टर कवर करना है। और यहाँ से एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था टॉपिक वाइज, तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैंने बेसिकली बोला कि चैप्टर वाइज आप कहें ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उनका रेशियो क्या होगा? बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो प्रोटॉन का मास आप बताते हो वो बताते हो कितना, 10⁻⁻27 kg का। और नीचे आपको टोटल डिवाइड करने की खास जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन को 10⁻31 kg का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है इसको ऊपर भेज दो तो 10⁻4 का आएगा। तो 10⁻4 का आएगा, यहाँ पे ऊपर में 9.1 बन जाएगा, यहाँ पे 1.6 हो जाएगा। तो अगर इसमें आप क्या करो कि 10 को एडजस्ट कर दो तो 10⁻3 यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। देखिए, तो एक तरीका है कि आप पूरा लिख के सॉल्व करो, मैं भी आपको पूरा लिख के सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इस टाइप से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1.8 भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ 10⁻4 दिख रही है। तो आपका अच्छा हाँ, एक डी ऑप्शन दिख रहा है, नन ऑफ दीज, ये पॉसिबल है, ठीक। बट क्या है कि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं? तो भाई देखो, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक की बात करी है। और ये डी ऑप्शन जो होगा ये पूरे एटम की बात करेगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नंबर 7 पे चलेंगे। अभी देखिए आपको 7 ये इंग्लिश में दिख रहा है और ये हिंदी में। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन? प्रोटॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, अच्छा एक बात हम आपको बताएं, जैसे अभी आपने अल्फा पार्टिकल देखा, तो हीलियम से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन से अगर आप प्रोटॉन में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, उसी को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए है, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। नहीं भाई, ये गलत बात है। प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम कहता तो ठीक।
प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल, ये भी नहीं सही होगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैथोड रेज हैव, तो कैथोड रेज में ओनली मास होता है, ओनली चार्ज होता है, नो मास नो चार्ज, और मास एंड चार्ज बोथ। देखिए हिंदी में देखेंगे कैथोड रेज रखती हैं, तो आपको पता है कैथोड रेज सीधी रेखा में गति करती हैं, स्ट्रेट मोशन करती हैं। उनके अगर रास्ते में कुछ रख दोगे तो वो उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर सकती हैं, जिससे प्रूफ होता है कि उनमें मास हो जाएगा। ये पूरा आपने पढ़ा होगा, मैं बस खाली क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और ये निगेट कैथोड रेज क्या होती है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंसिस्टेड होती हैं, और इन्हीं को आपने इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है। इसका मतलब कैथोड रेज में मास और चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं। ऊपर हमने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन भी एटम में प्रेजेंट होता है, मेसॉन भी इसमें पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन बोलते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आपका, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देरी से हुई, क्यों? अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन था वो निगेटिवली यानी कैथोड रेज से मिला, निगेटिवली चार्ज बोल दिया गया। एक को आपने कैनाल रेज कहा, उसको पॉजिटिवली चार्ज से कंसिस्टेड बोल दिया। इन दोनों को जल्दी से हमने क्या किया कि कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैनॉल से प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली। बट न्यूट्रॉन क्या था? इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही निगेटिव चार्ज था, यानी ये चार्जलेस था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इसके में। तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये बात तो सही है। बट ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन भी तो प्रेजेंट होता है, उसकी डिस्कवरी तो कर ली गई थी। न्यूट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल, ये भी बात सही नहीं, सही नहीं है। न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? ठीक है, हिंदी में ये है आपका चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन और बोर। देखिए, चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, बोर महोदय जो थे वो एटॉमिक मॉडल बताए थे। बचे कौन? गोल्डस्टीन, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? प्रोटॉन की डिस्कवरी, याद होगा आपको, इन्होंने कब? 1886 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द हैवीएस्ट पार्टिकल इज, सर्वाधिक भारी कण है, मेसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो काफी लाइट हो जाता है, मेसॉन भी बहुत लाइट होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को आप कहते हो नियरली इक्वल है, बट स्लाइटली न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, एनोड किरणों की खोज के द्वारा की गई, किसने करी थी एनोड किरणों की खोज? तो आप समझिए इसको, एनोड किरणों से ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, यानी गोल्डस्टीन पहला ऑप्शन, और यही हमारा सही ऑप्शन। जे स्टोनी जो थे, इन्होंने जो बोला कि कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज हिंदी में ही लिख लेते हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से कंपोज्ड होती हैं। इलेक्ट्रॉन तब नहीं बोला गया था, कैथोड रेज जो होती हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से कंपोज्ड होती हैं, और इन्हीं निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बोला था, ठीक है। रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन
इन्होंने थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, और रदरफोर्ड महोदय ने क्या किया था कि आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और अपना एटॉमिक मॉडल बताया था। हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ। कैथोड किरणें बनी हुई हैं। तो अभी देखो यहीं पे तुरंत देख लिया आपने, कैथोड किरणें जो होती हैं निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से कंपोज्ड होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, E बाई एम रेशियो वॉज डिटरमाइंड बाई। तो E बाई एम का रेशियो किसने निर्धारित किया था? तो इसमें क्या है, थॉमसन पहला ऑप्शन है और यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, E बाई एम को कैलकुलेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा ऑयल ड्रॉप मॉडल, उसकी हेल्प से जे थॉमसन ने E बाई एम का डिटर्मिनेशन किया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की डिस्टेंस को, यानी कि ये नियरली पूछ रहा है आपसे रेडियस किस ऑर्डर की होती है। 10 बहुत छोटी होती है तो पावर में पॉजिटिव होने का कोई मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10⁻⁻15 मीटर आपका सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट में आएंगे, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण का विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है? ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, आप लिखते हो H प्लस। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल को लिखते हो He2 प्लस। इसका मतलब इन पे जो प्रोटॉन है इस पे 1 प्लस, और हीलियम पे, यानी हीलियम नहीं बोलेंगे इसको हम, अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज है। इनका अनुपात अगर निकाल दीजिए 1:2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन। एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड करती है, नेचर ऑफ रेसिडुअल गैसेस करती है, नहीं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे नहीं करेगी, ना नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे करेगी, नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस पे करती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, थोड़ी सी गलती पे क्या है कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव। तो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताता, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में नहीं बताता, एटम के बारे में हाँ ये एटॉमिक मॉडल बताता है, बट एक ऑप्शन और है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो ये बात ज्यादा ठीक होगी देन एटम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O डबल माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब देखिए, O डबल माइनस का मतलब इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8 तो एटॉमिक नंबर, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात करूँ 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, -3 यानी यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर, -1 मीन्स की 10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ऑफ O डबल माइनस। सी टेलुरियम ट्रिपल प्लस ये नहीं होगा, और एन में भी होता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी कि Tl ट्रिपल प्लस ये O डबल माइनस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इफ W इज एटॉमिक वेट एंड N इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, देन एक तत्व की यदि W परमाणु भार है और N परमाणु संख्या है, भाई अगर परमाणु भार में से परमाणु संख्या को हटा दो तो आपको क्या मिल जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या, और इसको आप 0n1 से रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो यही आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द हाइड्राइड आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। हाइड्राइड आयन जो होता है वो किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर H के ऊपर -1 लगा दें यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा,
लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, हाइड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट 1 प्लस चार्ज लग गया, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई हमारा जवाब मिल चुका है कि 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमारा जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट 89Y231 इज। कोई तत्व है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 89Y231 से। इसमें प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, जो कि क्या होगी 89। 89 89 लास्ट में देखना है, क्योंकि प्रोटॉन और लास्ट में इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन हमारा हट गया, एलिमिनेशन लगाओ, डी ऑप्शन हट गया, नहीं डी ऑप्शन है, सॉरी 89 89 89 89। अभी देखो इसको 231 में से, यानी कि जो मास नंबर था इसमें से 89 को, एटॉमिक नंबर को हटा दो, भी जो आपको मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 12 8 4 एंड 1 141। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज ऑन Li प्लस आयन विल बी। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम है। Li प्लस आयन के मुक्त आवेश का मान ज्ञात करिए। Li प्लस एक ही प्लस लगा है, यानी कि यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है, जो यहाँ से हट गया हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से हटा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि आप गलती कर लो, ठीक है। गलती क्या करोगे, आप यहाँ पे लिथियम के हिसाब से कुछ दूसरा ऑप्शन पे जा सकते हो, शायद 3.6 या कहीं और चले जाओ, बट इजी था, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ स्पेसीज आर इक्वल टू 10 8 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पेसीज। एक स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 10 8 और 8 के बराबर है। स्पेसीज का प्रतीक क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पे निगेटिव चार्ज है। कितना निगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा। अब 8 जो है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप जोड़ दो, यानी 8 प्लस 8 16 मिल जाएगा। तो 8 और 16, इसके ऊपर डबल माइनस, आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। पे आते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज कंस्टिट्यूटेड मेनली बाय। एक परमाणु का भार मुख्यतः संघनित होता है। तो जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत लाइट पार्टिकल मानते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है, इन्हीं के मास पे एटम का मास मेनली डिपेंड करता है। तो न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रॉन ये ऑप्शन हट जाएगा, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio between the neutrons in carbon and silicon with respect to atomic masses 12 and 28 is। परमाणु द्रव्यमान 12 और 28 के संबंध में कार्बन और सिलिकॉन में न्यूट्रॉन के बीच का अनुपात है। देखो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा, और इसका जो मास नंबर है वो 12 हुआ, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 12 - 6 माने कि 6। ऐसे ही सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे मास नंबर 28 दे दिया, यानी जस्ट क्या हो जाएगा, 14 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 28 - 14, इनका ले लेना है रेशियो, कैंसिल कर दो थोड़ा सा। 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 3:7। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन इज, ड्यूटीरियम को आप क्या बोलते हो, 1He2 को ड्यूटीरियम बोलते हो और इसी को हैवी हाइड्रोजन बोल देते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी 2 - 1 यानी कि 1 होगी, आई एम सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 - 1 यानी कि 1 होगी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्रेजेंट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, वर्तमान परमाणु भार पैमाने पर आधारित है। तो जो परमाणु भार आप हर बार क्या बोलते हो, कार्बन 12, कार्बन 12, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए कार्बन 12 जो है ये सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ये लगभग 29 to 30 क्वेश्चन हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग 31 से आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, यानी कम से कम 100 या 100+ क्वेश्चन हम लोग चैप्टर से करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा डाउन था। कल से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज और ये कि ये जो बेसिक था वो था, अभी इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके आगे का आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।